कॉन्सेप्चुअल आईक्यू। आज हम मर्चेंट नेवी के बारे में बात करेंगे। पहले हम मर्चेंट नेवी के बारे में डिस्कशन शुरू करें, इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का ये एक छोटा सा क्लिप देख लें। मर्चेंट नेवी का उदाहरण लें तो भारत समेत पूरी दुनिया को सेलर्स की बहुत जरूरत है। हमारी तो 7,500 किलोमीटर से लंबी कोस्टलाइन है। बड़ी संख्या में हमारा यूथ समुद्र और तटीय परिस्थितियों से परिचित है। अगर इस क्षेत्र में स्किल को बढ़ाने पर काम किया जाए तो दुनिया भर को हम लाखों एक्सपर्ट सेलर्स दे सकते हैं और अपने देश की कोस्टल इकोनॉमी को भी मजबूत कर सकते हैं। आपने जैसे कि देखा होगा इस क्लिप में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने सेलर्स के लिए कॉल किया है टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। ठीक है, सो ये डिसीजन लेने से पहले मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें, आपको मर्चेंट नेवी के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप एक प्रूडेंट कॉल ले पाएंगे, प्रूडेंट डिसीजन ले पाएंगे वेदर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो कोर्स में, ये कोर्स रहेगा, ये सिंगल लेक्चर नहीं रहेगा, मैं क्लियर कर दूं, ये कोर्स रहेगा पूरा, जिसके अंदर ये कंप्लीट आंसर्स दिए जाएंगे कि मर्चेंट नेवी क्या होता है, क्या गर्ल्स मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकती हैं या नहीं, करियर ग्रोथ, सैलरी पर्सपेक्टिव क्या होता है मर्चेंट नेवी में, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं, कौन ज्वाइन कर सकता है मर्चेंट नेवी, प्रोसीजर क्या है, प्रॉपर प्रोसीजर क्या है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शुड यू ज्वाइन मर्चेंट नेवी और नॉट। ठीक है, ये इस कोर्स का एक प्रॉपर डिस्कशन के टॉपिक्स रहेंगे, पूरा एनालिसिस किया जाएगा इसमें मर्चेंट नेवी के बारे में अनबायस्ड वेज में। एंड मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इसमें कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द जेन्युइन वेबसाइट ही मिलेगी इस पूरे वीडियो लेक्चर में। आपको एक कॉशनरी नोट्स और दे दूं कि मर्चेंट नेवी के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे एजेंट्स और अनरेपुटेड कंपनीज एंड अनरिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स मार्केट में हैं जो आपको ल्योर करते हैं कि आप हमारे पास आ जाइए, वी विल प्रोवाइड यू जॉब एंड ऑल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो डोंट एवर फॉल इनटू दिस ट्रैप, दिस इज़ जस्ट अ ट्रैप। इसमें आपका करियर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो लेक्चर को कम्प्लीटली देखें, पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि आप मोस्ट लाइकली आप एक अपने किसी रिलेटिव के लिए, अपने लिए या अपने किसी भाई के लिए, बहन के लिए करियर प्लान कर रहे हैं। सो आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखेंगे, एक प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसके बेसिस पे ही आप डिसीजन ले पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, प्लीज़ वॉच इट कम्प्लीटली। व्हाट इज़ मर्चेंट नेवी? तो सबसे पहले मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी में क्या डिफरेंस है। इंडियन नेवी डिफेंस का पर्पज़ है डिफेंस करना, ठीक है। इंडियन नेवी के अलग शिप्स होते हैं, नेवल शिप्स जिन्हें बोला जाता है, ठीक है। उनका काम है डिफेंस करना, डिफेंडिंग द कंट्री, ठीक है। वो इंडियन गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, इंडियन गवर्नमेंट। जबकि मर्चेंट शिप्स एक कंप्लीट कमर्शियल एक्टिविटीज़ है कि इंडियन नेवी से इसका कोई रिलेशन नहीं है। मर्चेंट नेवी कमर्शियल शिप्स होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, इनका मेन काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्गो एंड पैसेंजर थ्रू सी रूट्स, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे कंटेनर्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए कंटेनर्स ट्रक्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रेन पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। सो ये जब बाहर की कंट्रीज से इंडिया में आते हैं ना, या किसी भी वन कंट्री, एक फ्रॉम ए कंट्री टू बी कंट्री, ये कंटेनर्स एक शिप पे ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो शिप इज़ अ ह्यूज, इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री एंड वन शिप इज़ ऑल्सो इज़ अ ह्यूज, ठीक है। इसका इंडियन नेवी से कोई रिलेशन नहीं है और ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, ठीक है। इसमें किस टाइप के शिप्स होते हैं? टाइप ऑफ शिप्स होते हैं बल्क कैरियर्स, कंटेनर्स, टैंकर्स, पैसेंजर शिप्स। बल्क कैरियर ट्रांसपोर्ट करते हैं बल्क में कार्गो, फॉर एग्जांपल राइस, शुगर एक्सेट्रा। कंटेनर शिप्स में कंटेनर्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, बहुत सारे कंटेनर्स एक शिप में ट्रांसपोर्ट होते हैं एक साथ। टैंकर्स में ऑयल, केमिकल्स, गैस, एलएनजी, ये सब ट्रांसपोर्ट होता है। पैसेंजर शिप्स में कौन से शिप आते हैं? पैसेंजर शिप्स आते हैं और फेरीज आती हैं, ठीक है। ये मेनली यूज़ होते हैं कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। एक रोरो शिप भी होता है, रोरो, जिसके अंदर कार ट्रांसपोर्ट होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है। इसका मिलिट्री या नेवल शिप से कोई रिलेशन नहीं है मर्चेंट नेवी का, ना ही फिशिंग वेसल से, ना ही रिसर्च वेसल से। ये कंप्लीटली सेपरेट होते हैं, फिशिंग वेसल भी और रिसर्च वेसल। फिशिंग वेसल का कोई रिलेशन नहीं है मर्चेंट शिप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या फीमेल ज्वाइन कर सकते हैं मर्चेंट नेवी में?
तो एब्सोल्युटली यस, मर्चेंट नेवी बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं फीमेल्स। ये कैप्टन राधिका मेनन है, इन्हें ब्रेवरी अवार्ड भी मिला था। शी इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मर्चेंट कैप्टन, ठीक है। ये भी एक फीमेल कैंडिडेट का फोटो है। सो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है गर्ल्स के ज्वाइन करने की मर्चेंट नेवी। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में कि गर्ल्स बिल्कुल ज्वाइन कर सकती है। इवन गवर्नमेंट इंकरेज करती है कि वुमेन कैंडिडेट ज्वाइन करें मर्चेंट नेवी इंडस्ट्री। कैसे? बाय वे ऑफ रिडक्शन इन फीस। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स से फीस जो मेल कैंडिडेट है उनकी फ़ीस है 2,20,000 रुपीज़, तो फीमेल कैंडिडेट की फ़ीस होगी अराउंड 1,45,000 रुपीज़। तो दैट्स हाउ गवर्नमेंट एनकरेजेस अ फीमेल कैंडिडेट टू ज्वाइन मर्चेंट शिप्स, ठीक है। बहुत सारे रेनॉन्ड कंपनीज हैं, जैसे मस्क सिंगापुर बेस्ड है, बीपीए ब्रिटिश पेट्रोलियम, शेल, एंग्लो ईस्टर्न हांगकॉन्ग बेस्ड, दे हैव हायर्ड अ लॉट ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। ये सारे रेनॉन्ड एमएनसीज हैं, इन्होंने बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट्स को हायर किया एंड दे इनकरेज ऑल्सो फीमेल कैंडिडेट्स टू ज्वाइन। सो फीमेल के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिल्कुल। यही है फीमेल राधिका मेनन, ये एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और ये कैप्टन राधिका मेनन रिसीविंग ब्रेवरी अवार्ड, ठीक है। एक शिप में 3 डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है डेक डिपार्टमेंट, एक होता है इंजन डिपार्टमेंट, एक होता है कैटरिंग डिपार्टमेंट। सो मर्चेंट शिप का आपको कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए आपको पहले उसके बारे में फेमिलराइज होना चाहिए। एक डेक डिपार्टमेंट होता है, एक इंजन डिपार्टमेंट होता है, एक कैटरिंग। कैटरिंग बेसिकली कुकिंग रिलेटेड वर्क करता है। इंजन डिपार्टमेंट इंजीनियर्स, ये मेन इंजन संभालते हैं। डेक डिपार्टमेंट, इसमें प्राइमरली ऑफिसर्स, कैप्टन, ये सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। जो शिप के वेरियस डिपार्टमेंट है ना, डेक डिपार्टमेंट, इंजन डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग डिपार्टमेंट, इसकी जो डेजिग्नेशन होती है, डेक डिपार्टमेंट में 2 होते हैं, एक ऑफिसर क्रू दोनों। इंजन में भी ऑफिसर क्रू दोनों होते हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं उन्हें ऑफिसर्स बोला जाता है, और बाकी क्रू को क्रू बोला जाता है। कैटरिंग डिपार्टमेंट में क्रू इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। और वेरियस डेजिग्नेशन क्या होती हैं शिप पे? शिप पे एक डेक डिपार्टमेंट को जब आप ज्वाइन करते हैं ना, लेट्स से आप डेक डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, डेक डिपार्टमेंट में डेजिग्नेशन होती है डेक कैडेट, प्रमोशन होती है थर्ड ऑफिसर, देन सेकंड ऑफिसर, देन चीफ ऑफिसर एंड देन फाइनली कैप्टन। और अगर आप इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, उसमें सब आप ज्वाइन करते हैं एज अ ट्रेनी मरीन इंजीनियर, या इन्हें जूनियर इंजीनियर बोला जाता है। प्रमोशन होती है एज फोर्थ इंजीनियर, देन थर्ड इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, देन चीफ इंजीनियर, ठीक है। ये वेरियस डेजिग्नेशन है ऑन अ शिप। एक सेपरेटली लिखा हुआ है ये मैंने, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर। एक इलेक्ट्रिकल ऑफिसर सेपरेट डेजिग्नेशन होती है, ये डेक इंजन दोनों में काम करते हैं ओवरऑल, बट प्राइमरली इनका जो मेन जॉब एस्पेक्ट है वो इंजन रूम में होता है इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का। इनकी एंट्री सेपरेट होती है, सो इसको इसलिए सेपरेट रखा हुआ है मैंने, इसके बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे। बट मेन जो डिपार्टमेंट होते हैं और डेजिग्नेशंस होती है वो यही सारी होती हैं, डेक की डेक कैडेट टू लेके कैप्टन, एंड देन ट्रेनी मरीन इंजीनियर टू चीफ इंजीनियर, ठीक है। जो डेक डिपार्टमेंट होता है ना, इसका मेन काम होता है नेविगेशन। नेविगेशन जैसे अगर मैं कंपेयर करूं एज फ्रॉम अ एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट में एक होते हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स। एक होते हैं पायलट, ठीक है। सो पायलट का काम होता है मेन नेविगेशन का। एरोनॉटिकल इंजीनियर्स का काम होता है कि इंजन बनाना, इंजन को अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है। तो ये जो इंजीनियर्स वाला काम है ना, ये करता है इंजन डिपार्टमेंट। और जो नेविगेशन वाला काम है, पायलट का काम है, वन प्लेस ए टू प्लेस बी लेके जाना सेफली, ये डेक डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। सो आप एक इंजन डिपार्टमेंट का वर्कर कभी भी नेविगेशन नहीं कर सकता, और नेविगेटिंग ऑफिसर कभी भी इंजन को वर्क नहीं करेगा, ये कंप्लीटली सेपरेटेड है, ठीक है। और अगर एक सिंगल अथॉरिटी की बात की जाए कि सबसे टॉप पे कौन सी अथॉरिटी होती है, वैसे तो अपने अपने डिपार्टमेंट में कैप्टन इज़ द सोल टॉप अथॉरिटी एंड चीफ इंजीनियर इज़ द सोल टॉप अथॉरिटी। इवन इनकी सैलरी भी सेम ही होती है, ठीक है। चीफ ऑफिसर और सेकंड इंजीनियर की सैलरी सिमिलर ही होती है, जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिमिलर होती है अपने अपने डिपार्टमेंट में, ठीक है। बट शिप पे यूनिटी ऑफ कमांड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पर्सन सिंगल कमांड, बिकॉज बहुत सारी अनफोर्सिन सर्कमस्टांसिस हो सकते हैं एक शिप पे। तो सिंगल अथॉरिटी, सोल अथॉरिटी बनाया गया है कैप्टन को। कैप्टन इज़ द सोल अथॉरिटी ऑन अ शिप। जो शिप अबेंडन या शिप छोड़ने का ऑर्डर होता है ना, वो केवल कैप्टन ही दे सकता है। और कैप्टन ही एक सोल चैनल है जिसके थ्रू आप शिप और शोर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। शोर यानी कि पोर्ट, पीपल, कंपनीज, एजेंट्स, ओनर्स, इन सब के साथ कैप्टन ही कम्युनिकेट कर सकता है डायरेक्टली। और इवन कैप्टन के थ्रू ही बाकी सबको भी कम्युनिकेशन करना होता है,
यू कैन नॉट कम्युनिकेट ऑन योर ओन, ठीक है। तो ये मेन कम्युनिकेशन अथॉरिटी और टॉप अथॉरिटी भी है। इसका मतलब ये नहीं है कि कैप्टन सबसे ऊपर है, दैट मीन्स कि चीफ इंजीनियर कैप्टन के नीचे है। जी नहीं, कैप्टन अपने डिपार्टमेंट में ऊपर है, चीफ इंजीनियर अपने डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर है, ठीक है। ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इनके सैलरी स्ट्रक्चर से, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्रू के ऊपर फोकस करते हैं कि शिप पे क्रू कौन कौन से होते हैं। शिप पे क्रू होते हैं, एक बोसन होता है। आप जब शिप ज्वाइन करते हैं ना एज अ क्रू, तो आप एज अ DTSM ज्वाइन करते हैं, डेक ट्रेनी सीमैन, ठीक है। प्रमोशन होती है एज अ ट्रेनी OS या OS डायरेक्टली हो सकती है। देन आप AB बनते हैं, उसके बाद आप बोसन बनते हैं। ये एक सेपरेट, वेल्डर फिटर ये एक सेपरेट रैंक है जो कि इंजन और डेक दोनों के लिए सिमिलर होती है, ठीक है। एक फिटर डेक पे भी काम करता है, इंजन पे भी काम करता है। इनका मेन काम होता है जैसे जितने भी फिटिंग रिलेटेड वर्क है या फिर वेल्डिंग रिलेटेड वर्क है वो सारा फिटर करता है। बोसन, AB, OS, डेक ट्रेनी सीमैन, इन सब का काम हो। ये एक तो डेक क्रू है, तो ये असिस्ट करते हैं एक तो नेविगेशन में, ठीक है। नेविगेशन में असिस्ट करते हैं, एट द सेम टाइम ये डेक पे जो वेरियस लेबर रिलेटेड वर्क होता है उसमें असिस्ट करते हैं, जैसे चिपिंग, पेंटिंग, या फिर जब शिप पोर्ट पे पहुंचता है तो शिप को बांधना होता है। एनीवे ये डिस्कशन डिटेल में इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम डिस्कस करेंगे। क्रू का मेन काम होता है कि असिस्ट करना ऑफिसर्स को, ठीक है, डेक पे भी और इंजन पे भी। सलून क्रू का मेन काम है कुकिंग करना, ठीक है। सलून डिपार्टमेंट में कोई ऑफिसर नहीं होता, देयर आर ओनली क्रू। स्टीवर्ड फूड सर्व करने में और क्लीनिंग करने में हेल्प करते हैं, चीफ कुक प्रिपेयर्स द फूड, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक रफ सैलरी स्ट्रक्चर है सब ऑफिसर्स का, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी ये एक रफ एस्टिमेट है, क्योंकि सैलरी, एक्चुअल सैलरी डिपेंड करती है कंपनी के ऊपर, ठीक है। एट द सेम टाइम टाइप ऑफ शिप के ऊपर, डिफरेंट टाइप ऑफ शिप पे डिफरेंट सैलरी होती है। LNG शिप सबसे ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू अदर शिप्स, LNG, ठीक है। बल्क कैरियर्स या बेसिकली ड्राई कार्गो शिप्स पे थोड़ी कम सैलरी होती है, ठीक है, बट उनकी लाइफ अकॉर्डिंगली डिफर करती है। ये हम एनालिसिस में डिस्कशन करेंगे वैसे, बट फिलहाल ये रफ एस्टिमेट है आपके लिए सैलरी के लिए। एवरेज सैलरी होती है, जैसे आप जब एज अ डेक कैडेट या जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हैं, आपकी एवरेज सैलरी अबाउट $600 होती है। देन एज अ थर्ड ऑफिसर $2800, एज अ सेकेंड ऑफिसर $3200, एज अ चीफ ऑफिसर या एज अ सेकेंड इंजीनियर $8000, एज अ कैप्टन या चीफ इंजीनियर अबाउट $12000, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ऑफिसर को सेपरेट रखा गया है क्योंकि ये सेपरेट एंट्री होती है इनकी, तो इनकी रफली सैलरी होती है $3500, ठीक है। ये एक एवरेज सैलरी है। ये मिनिमम सैलरी जस्ट एक एस्टिमेट है आपके लिए, ठीक है। जब इस लाइक की $12000 होती है एक ड्राई कार्गो शिप पे एक सीनियर कैप्टन की, ठीक है। जब एक कैप्टन नए बनते हैं उनकी सैलरी होती है अबाउट $8000, $20000 एक सीनियर कैप्टन की LNG शिप पे सैलरी होती है। ऑयल टैंकर पे अप्रोक्सीमेटली 16000 होगी यही सैलरी, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ शिप्स कौन सा है, एक्सपीरियंस कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, प्लस कंपनी कौन सी ज्वाइन की हुई है, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट अकॉर्डिंगली लाइफ भी डिफर करती है। बल्क कैरियर पे अलग लाइफ स्टाइल होता है, कंटेनर पे अलग लाइफ स्टाइल होता है, टैंकर्स पे अलग लाइफ स्टाइल होता है। तो ये आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको किस टाइप का शिप्स ज्वाइन करना चाहिए। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट द मोमेंट, बिकॉज आप करंटली डिसाइड करना चाहते हैं कि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ठीक है। केवल ये डिसीजन क्योंकि आपको मेक करना है, तो उसके लिए यू डोंट नीड टू नो कि आपको टाइप ऑफ शिप कौन सा ज्वाइन करना चाहिए। ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, बट हम अभी नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, क्रू की सैलरी क्या होती है। क्रू में बोसन की सैलरी अप्रॉक्सीमेटली $1600 होती है, AB की 1400, OS की 950 एंड डेक या इंजन ट्रेनिंग की $650, ठीक है। ये अगेन डिफर करती है टाइप ऑफ शिप एंड कंपनी टू कंपनी, बट येस एक रफ एस्टिमेट के लिए ये सैलरी स्ट्रक्चर होता है। ऑयलर 1500, फिटर 1400, चीफ कुक की $1800 के अराउंड सैलरी रहती है, स्टीवर्ड की $1200 के अराउंड सैलरी रहती है, ठीक है। यह ओवरऑल सैलरी है, टोटल सैलरी है, इंक्लूडिंग जो ओवर टाइम मिलता है ना, ओवर टाइम उसको लगा के, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली इतनी सैलरी आती है। बाकी का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे हम बाद में, कि आप मर्चेंट नेवी में कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं, कौन मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है, प्रोसीजर क्या है, प्रॉपर प्रोसीजर क्या है मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वेरियस डेजिग्नेशन की, फिर फाइनली आएगा कि क्या आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग डायरेक्टली जंप कर जाते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं कि क्या मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करूँ या नहीं करूँ। देखो ये डिसीजन अल्टीमेटली आपका ही होगा,
हमारा काम है आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना, आपको प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना। ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपको जेन्युइन मिलेगी। मैं आपको वेबसाइट से भी कंफर्म कराऊंगा कि ये गवर्नमेंट वेबसाइट से इन्फॉर्मेशन ली गई है। सो बट ये डिसीजन अल्टीमेटली आपका ही लेना होगा, बट आप ले सकते हैं एक प्रॉपर प्रूडेंट डिसीजन, एक प्रैक्टिकल डिसीजन कब, जब आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। प्लीज़ कंप्लीट दिस कोर्स और नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून रहिए विद कंसेप्चुअल IQ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। हैव एन ऑसम डे।